बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का ये जो पास पेपर देखेंगे, ये लाहौर बोर्ड 2023 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 2 है इसका। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, वे बिहेवियर ऑफ मैटर इज प्रोमिनेंट एट डैश लेवल। जो वे बिहेवियर होता है किसी भी मैटर का, वो किस लेवल पे जाके प्रोमिनेंट होता है, तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके प्रोमिनेंट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, द पॉइंट्स वेयर एसी क्रॉसेज द टाइम एक्सिस कॉरस्पॉन्ड्स टू फेस। तो इसमें बेसिकली आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे एसी करंट जो है ना वो टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को टच करती है, वो आपने पॉइंट बताने हैं। तो एसी बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला जहाँ पे एंगल 0 होता है और जहाँ पे एंगल जो है ना वो पाई यानी कि 180 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 0 और पाई के एंगल पे जो एसी करंट है या एसी वोल्टेज है वो टाइम एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर जी गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट आई जी। What is required shunt resistance RS if range of ammeter is I equal to IG। इस एमसीक्यू में बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है ना वो IG शो करता है। तो हम उसकी शंट रेजिस्टेंस को कितना कर दें कि उसकी जो रेंज है एमीटर की वो 2IG बन जाए। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, IS जो है ना वो इक्वल होता है I माइनस IG। IS ऐसे आ जाएगा इक्वल आई चाहते हैं हम 2IG के इक्वल होती है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2IG माइनस आई जी जो है ना वैसे आ गया। तो आई एस जो है ना यहाँ से वो इक्वल आ जाएगा आई जी के। तो शंट करंट जो है ना वो गैल्वेनोमीटर करंट के इक्वल आ गई। उसके बाद जो वोल्टेज है, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज और शंट की जो वोल्टेज है ये दोनों सेम होंगी, यानी कि वी एस जो है वो इक्वल होगा वी जी के। वी एस की जगह अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इक्वल होता है आई आर के, तो यहाँ पे आ जाएगा आई आर आई एस और आर एस। और वी जी की जगह आ जाएगा आई जी और आर जी। उसके बाद आई एस जो है ना ये शंट करंट है और शंट करंट यहाँ पे आई जी के इक्वल है, इसकी जगह हम आई जी पुट कर लेंगे। आर एस फिर ऐसे आ गया तो आई जी इक्वल आ जाएगा तो आई जी इंटू आर जी। तो आई जी के साथ कैंसिल, तो आर एस यहाँ पे इक्वल आ रहा है आर जी के। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एम मीटर है वो 2IG की आउटपुट हमें दे, तो फिर उसके लिए हमें आर एस की जगह आर जी को प्लेस करना होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक पीएन जंक्शन इज। टू बैक पीएन जंक्शन को अगर हम आपस में कंबाइन करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीट्स। बीट्स के प्रिंसिपल पे यहाँ पे कौन सी डिवाइस जो है ना वो काम करती है, तो मेटल डिटेक्टर जो है ना वो बीट्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके इक्वल होगा, ये हमने बताना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो इक्वल है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल। अब हम 1 जूल निकालना चाहते हैं तो 1 जूल इधर रखें और ये 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो आप 1 को इस पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, फैराडे एंड मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रिक एंड फोर्स। फैराडे और मैक्सवेल ने कौन सी दो फोर्स को इकट्ठा किया था, कंबाइन किया था, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं। तो इसमें ये वाली जो बात है ऑप्शन डी, वो वाली बात ठीक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा हुआ है कि एन एस जो है ना वो हमेशा ग्रेटर होता है एन पी से, तो यहाँ पे उसने इक्वल दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट इन अ स्टेशनरी फ्रेम इज एक्सलेटेड एट स्पीड ऑफ लाइट, इट्स लेंथ मेजर्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज। तो इसमें वो कह रहा है कि एक हमारे पास रॉड है, उसकी लेंथ एल नॉट है और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है ना वो एक्सलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इट्स लेंथ मेजर परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम इसकी जो लेंथ है वो मेजर करें इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो इसकी जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लेंथ कंट्रैक्शन वाला, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेंथ कंट्रैक्शन सिर्फ तब भी होती है जब हम उसको अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला केस आ रहा है, तो याद रखना है परपेंडिकुलर वाले केस में लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होती, जो ओरिजिनल लेंथ होगी वही फाइनल लेंथ होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड टाइम फॉर कैपेसिटर चार्जिंग इज लार्ज इनिशियली व्हेन द प्रोडक्ट आरसी इज। तो कहता है कि हमारे पास जो ना एक ग्राफ है चार्ज और टाइम के दरमियान में, तो में जो कैपेसिटर है वो जल्दी से चार्ज होता है, इनिशियली वो ना लार्ज चार्जिंग उसमें होती है। तो व्हेन द प्रोडक्ट आरसी, आपने ये बताना है कि आरसी की जो प्रोडक्ट है जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी। तो याद रखिएगा अगर कोई कैपेसिटर जल्दी से चार्ज या डिस्चार्ज होगा, आरसी की वैल्यू हमेशा उसकी स्मॉल होगी।
चूँकि इनिशियली इसकी चार्जिंग वैल्यू लार्ज है तो फिर आरसी की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर किसी कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो रेट है वो स्लो है तो फिर उसके लिए आरसी की जो वैल्यू वो लार्ज होती है। एमसीक्यू नंबर 11 है, अ डक्टाइल वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इज। कहता है हमारे पास एक डक्टाइल की वायर है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और उसको हम डबल कर देते हैं उसकी ओरिजिनल लेंथ से, तो आपने उसकी लंबाई में जो इजाफा आ रहा है परसेंटेज में वो बताना है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, फाइनल लेंथ, एफ का मतलब यहाँ पे फाइनल है, माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो फाइनल लेंथ जो हमने बनानी है उसकी डबल करनी है, यानी कि वो 2L आ जाएगी, और ओरिजिनल इसकी फिर क्या होगी L, और नीचे भी ओरिजिनल है वो भी L आ गई, इंटू 100 ऐसे आ गया। तो 2L में से माइनस L करेंगे तो ये आ जाएगा L ओवर L इंटू 100, तो L L के साथ कैंसिल होकर ये आ जाएगा 100%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। MCQ नंबर 12 है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज मिनिमम फॉर इफ टेम्परेचर चेंज इज सेम फॉर ऑल। कहता है कि फ्रैक्शन चेंज रेजिस्टेंस जो है ना वो किस में मिनिमम होगी, अगर टेम्परेचर चेंज जो है ना वो सब में हम सेम रखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कांस्टेंट में जो फ्रैक्शन चेंज है वो सबसे कम होगी। MCQ नंबर 13 है, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E नॉट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इन स्टेट n इक्वल 4 इज। कहता है हमारे पास कोई हाइड्रोजन का एटम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी E नॉट है, और हम चाहते हैं कि उसके 4 वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो उसकी जो एनर्जी है फिर वो क्या हो जाएगी, ये आपने बताना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि E n जो है ना वो इक्वल होता है E नॉट ओवर n का स्क्वायर। अब 4 वाले ऑर्बिट में से हमने रिमूव करवाना, तो इनकी जगह यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर जो है ना वो 16 आएगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर MCQ नंबर 14 है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो वोल्टेज गेन की वैल्यू होती है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वो 100 ऑर्डर्स में होती है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल न्यूक्लाइड्स फ्रॉम न्यूक्लाइड ऑफ इज मैक्सिमम। इस न्यूक्लाइड में से अगर हम तमाम के तमाम न्यूक्लाइड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है इनमें से। तो इनमें से सबसे स्टेबल जो न्यूक्लाई है वो आयरन है, तो इसमें से अगर हम तमाम न्यूक्लाइड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर एनर्जी भी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है, अल्टरनेटिंग करंट बिहेव लाइक रेजिस्टर। तो इसको कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट में इनमें से कौन सा जो है ना वो रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट में हम कैपेसिटर का यूज़ भी करते हैं, इंडक्टर का यूज़ भी करते हैं। तो कैपेसिटर का फार्मूला हमारे पास होता है C इक्वल 1 ओवर 2 पाई FC, और इंडक्टर के केस में फार्मूला है 2 पाई FL 2 पाई FL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो AC के केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फिर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा वो इंडक्टर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो इंडक्टर है वो अल्टरनेटिव करंट में रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है कि जो कैपेसिटर है ये AC को फ्लो करने देता है, जबकि इंडक्टर AC को फ्लो नहीं करने देता। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाती है। MCQ नंबर 17 है, द पोटेंशियल ऑफ इज लीस्ट इन CRO। इनमें से किसका जो पोटेंशियल है CRO में वो सबसे कम होता है। तो कैथोड का पोटेंशियल सबसे कम होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को हम लो पोटेंशियल कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।